हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स डिस्कशन। इस डिस्कशन में हम देखेंगे जो हमारे इस साल 2023 के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस थे, उनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कैसे थे, क्या सोर्सेज थे, क्या उनका सही आंसर होना चाहिए। हम गौर करेंगे सोर्सेज के ऊपर भी, कोशिश करेंगे इवेलुएट करने की। अगर हम ओवरऑल देखें तो जो क्वेश्चंस इस बार करंट अफेयर्स से आए हैं वो 8 से 10 क्वेश्चंस आए हैं। दे आर, अगर हम सिर्फ क्वेश्चंस को देखें तो दे आर लाइक मॉडरेट और इजी टाइप के क्वेश्चंस थे। लेकिन अगर हम देखें उनके ऑप्शंस तो वो उसको ले जाते हैं मॉडरेट से डिफ़िकल्ट की तरफ, क्योंकि आप इजीली सारे क्वेश्चंस स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह स्ट्रक्चर किया गया इस बार के क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आया था, वो था इंडिया और चाइना से रिलेटेड। ये टॉपिक चाइना और एग्रीकल्चर, ये टॉपिक लगातार हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं, हम एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स में भी आता है कि जब भी एग्रीकल्चर की बात होती है तो इंडिया एस्पायर करता है यूएसए, इसराइल, चाइना की तरह अपनी पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी, जो क्षमता, जो हमारी उर्वरकता है, जो उत्पादकता है पर हेक्टेयर बढ़ाई जाए, उसको और एफिशिएंट बनाया जाए। ये टॉपिक लगातार न्यूज़ में रहता है और हम चाइना की तरह प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं। तो ये हमें पता है कि भाई ये सच्चाई है। तो इस चीज़ को अगर आपको पता है, आपने कवर किया, इकोनॉमी में पढ़ा है, तो आपको पता है तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ लिखा गया है कि पर हेक्टेयर इन एग्रीकल्चर इज हायर देन इन चाइना, विच इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट टू मेक। तो हमारे पास पास बचे दो स्टेटमेंट। क्या इंडिया के पास ज़्यादा एरेबल एरिया है चाइना से या नहीं? तो एरेबल एरिया क्या होता है, कुछ लोगों को ये शब्द पता नहीं होगा। वैसे नॉर्मली आपने पढ़ा है तो आई नो यू मस्ट हैव बीन अवेयर, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप हिंदी में जाए, बहुत सिंपल शब्द है, कृषि योग्य क्षेत्र। जब भी ऑप्शन देखे जाते हैं तो हमेशा कोशिश की जाती है कि आप इंग्लिश के साथ साथ हिंदी के क्वेश्चंस भी पढ़ो, अगर आपको हिंदी आती है तो उससे कुछ चीज़ें सिंप्लीफाइड तरीके से पता लगती हैं। तो अगर आप देखो तो भारत चाइना से साइज में छोटा है टेरिटरी वाइज, लेकिन चाइना की पूरी ज्योग्राफी में मैक्सिमम पहाड़ हैं, झरने हैं, रेगिस्तान है, पहाड़ी इलाके काफ़ी हैं, और वो समतल ज़मीन जहाँ खेती की जा सके, एरेबल एरिया, वो कम है। और उसके मुकाबले मुकाबले इंडिया को देखो तो लगभग पहाड़ी एरिया हमारा नॉर्थ का थोड़ा छोड़ दिया जाए तो ऑल ओवर इंडिया ही हमारे पास कृषि योग्य भूमि होती है। तो इसलिए इंडिया हैज़ मोर एरेबल एरिया देन चाइना। अगला क्वेश्चन बनता है कि क्या इरीगेटेड एरिया जो है चाइना में, इंडिया में चाइना से ज़्यादा है प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरियाज। तो आप सोचोगे अगर ज़मीन ज़्यादा है तो इरीगेटेड एरिया भी इंडिया में ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन आप सोचो क्योंकि प्रोडक्टिविटी चाइना की ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी किसी एग्रीकल्चर सोसाइटी की क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि वहाँ पानी ढंग का पहुँचता होगा। प्लस चाइना बहुत सारे डैम बनाता है, चाइना का डैम से एक पुराना नाता है, क्योंकि वो पानी कंट्रोल करके अपने एरियाज़ में पानी पहुँचाना चाहता है, नदियों का पानी। तो इसीलिए हमें पता है कि वहाँ पर इस पर फोकस है। और इंडिया की इरीगेशन की समस्या बहुत बड़ी है, सूखे ग्रस्त इलाके हैं, बाढ़ ग्रस्त इलाके हैं। तो इसीलिए इंडिया के मुकाबले चाइना में इरीगेटेड एरिया ज़्यादा है, वहाँ जितनी भी ज़मीन है उसको अच्छे से वो सिंचाई की व्यवस्था वहाँ करते हैं। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज इंडिया हैज़ लेस इरीगेटेड एरिया देन चाइना। चाइना के पास ज़्यादा है, यहाँ बोला जा रहा है इंडिया के पास ज़्यादा है। तो इसका मतलब हमारे पास ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, और ओनली वन, यानी ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या था, अब सेंस लगा दे थोड़ा सा, एक ऐसा था जहाँ आपको थोड़ा सा दिमाग बेशक लगाना पड़ता पर बन सकता था। आगे देखते हैं। दुनिया का 3/4 जो कोबाल्ट है, 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट, जिसका इस्तेमाल किया जाता है बैटरी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, मोटर व्हीकल्स में, ये कहाँ उत्पादित होता है? तो सीधा स्टेटमेंट है दुनिया का अराउंड 60-65%, 70-75% आप कहाँ से उत्पादित करते हो? वो जो इलाका है कोबाल्ट के बारे में न्यूज़ काफ़ी टाइम से थी, क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्शन को लेकर दिक्कतें हो रही थी। जो खनन जो इसका होता है वहाँ छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ बात की गई थी ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, और जो मोटर कंपनीज हैं जैसे टेस्ला, टेस्ला मोटर्स काफ़ी फेमस अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती हैं। फिर और उसको देख देख के कई सारी बड़ी कंपनियां, चाहे पॉर्श हो, चाहे इवन आपकी टाटा मोटर्स ने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाया है ई व्हीकल्स का, ई कार्स का। लेकिन उनके जो बैटरीज़ के लिए जो हमें चाहिए होता है इक्विपमेंट, वो आता है सारा का सारा कोंगो से। और जहाँ बहुत सारी समस्याएं वो झेल रहे हैं, प्राकृतिक आपदा झेल रहे हैं, और वहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो एथिकल प्रैक्टिसेस हैं क्या वो ऐसी हैं या नहीं। तो इसलिए टॉपिक न्यूज़ में था, अगर आपने वो कवर किया था तो क्वेश्चन बन जाएगा। अदरवाइज अगर आप दिमाग लगाओ तो अर्जेंटीना हमें पता नहीं हो सकता, ये आप फंसते कजाकिस्तान और कॉन्गो के बीच में जनरली, अगर आप गेस करते तो। लेकिन कॉन्गो काफ़ी टाइम्स इस बारे में न्यूज़ में था, सो सी इज़ द राइट आंसर। तो अगर आप देखो तो 2019 में कॉन्गो ने 70% ग्लोबल माइंड कोबाल्ट यहीं से निकला था, इस इलाके से।
और चाइना की बहुत सारी बड़ी कंपनियां यहाँ पे लगी हुई हैं जहाँ से कोबाल्ट निकाल के वो बैटरी बनाए और अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग कर सके। अब इंडिया लगातार कोशिश कर रहा है कि यहाँ भी आप मैन्युफैक्चरिंग पे काम कर सके, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा अब आप चाहते हो इलेक्ट्रिफिकेशन कार का, वो तभी हो पाएगा जब आपकी कंपनियां यहाँ पर निवेश कर पाएंगी। ठीक है, अब जब हम कोंगो पढ़ रहे थे कि देखते हैं कहाँ पर है असल में कोंगो। कोंगो इज इन विच अफ्रीका? अराउंड वेस्टर्न अफ्रीका और ईस्टर्न अफ्रीका। तो वेस्टर्न अफ्रीका के आसपास का इलाका है, और यहाँ आप देखो आसपास के इलाके तो आपको गबोन दिखेगा, कैमरून दिखेगा। तो यहाँ ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको एक और क्वेश्चन आगे आएगा कॉन्गो बेसिन के बारे में। तो अगर आपने मैप पे इसको एक बार देखा होता, लोकेशन पे काम किया होता, तो इस बार आपके कुछ क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते, जो हमारी एक बहुत बड़ी लर्निंग है। वी नीड टू बी वेरी अवेयर ऑफ लोकेशंस। एटलस साथ रखिए, लोकेशंस को देखते रहिए। जैसे अब ये देखिए, फिर यही कॉन्गो का मैप हमने एक और निकाला, तो यहाँ कौन सी बड़ी बड़ी लेक्स हैं, लेक एल्बर्ट कहाँ है, लेक वायरो कहाँ है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहे हैं लगातार कि भाई अगर आपसे पूछा जाए कि रेंजोरी माउंटेन्स कहाँ पर है, तो ऐसे ही उठ के नहीं आएगा क्वेश्चन ही। अगर कोंगो न्यूज़ में है, इफ़ इट्स इन न्यूज़ ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट सम क्वेश्चंस अराउंड इट। ठीक है, तो ये हो गई इसकी बात। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया के प्रोजेक्ट है कनेक्टिविटी पे, उनमें एक फेमस प्रोजेक्ट है इंडिया का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्वर्णिम चतुर्भुज, काफ़ी प्रचलित है ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसमें बोला गया है, स्टेटमेंट पूछा गया है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ विद सूरत। ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट मोरे इन मणिपुर विद चियांग माई इन थाईलैंड वाया म्यांमार। BCIM बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट वाराणसी विद कुनमिंग। इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं? एक, दो या दो से अधिक, या कोई नहीं। अगर आपने इंटरनल सिक्योरिटी या फिर बेसिक इकोनॉमी पढ़ी है, या आपने हाल की रिसेंट न्यूज़ पढ़ी थी, तो इंडिया ने बिम्स्टेक के ऊपर फोकस करना शुरू किया था। और इंडिया ने कहा था एक इंडिया म्यांमार ट्राइलेटरल IMT ट्राइलेटरल हाईवे जो है इंडिया का, इसको बढ़ावा दे रहा है ताकि नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी बढ़ जाए। जबकि BCIM कॉरिडोर जो था उसको ठंडे बस्ते में डाला चला गया, क्योंकि BCIM चला गया था चाइना के BRI के अंतर्गत, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर जैसे ही BCIM आया, इंडिया ने कहा BRI के साथ इंडिया एग्री नहीं करता, इंडिया ने BRI को ज्वाइन नहीं किया है, और इसीलिए वो काम भी रुक गया था, आगे भी नहीं बढ़ा पाया। और वो जो प्रपोज्ड BCIM कॉरिडोर था वो असल में कोलकाता टू कुनमिंग था, न कि वाराणसी टू कुनमिंग। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। और जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, और जो दूसरा हम देखते हैं TM जो ट्राइलेटरल हाईवे था, ये असल में चियांग माई तक नहीं, असल में ये बैंकॉक तक गया है, और बैंकॉक थाईलैंड को कनेक्ट करता है ये मोरे से, मोरे के थ्रू ही गुजरता है ये हाईवे। अगेन दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट टू मेक। द फर्स्ट वन इफ यू लुक एट ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, अब आप सोचोगे ईस्ट का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट होगा उसको वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट से जोड़ता होगा, या कॉरिडोर वहाँ से वहाँ जाता होगा, तो आप ईस्ट में सोचोगे चलो भाई गुजरात ईस्ट में है एक बड़ा स्टेट, या वेस्ट में एक बड़ा स्टेट, तो आप कहोगे गुजरात वेस्ट में एक बड़ा स्टेट है, ईस्ट में हो सकता है असम होगा, तो ठीक है असम को लगा देते हैं, वहाँ से नॉर्थ ईस्ट स्टार्ट हो जाता है, तो आप सोचोगे हाँ ठीक है सूरत हो सकता है। लेकिन अगर आपने मैप से फोकस किया तो ये पोरबंदर और सिलचर का कॉरिडोर है। तो जो अब मैप्स, अगेन यहाँ लोकेशन वाइज मैप्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप देखो तो ये आपका पोरबंदर टू योर सिलचर, ये वो आपका लोकेशन है। अब ये बिल्कुल एंड के एक पोर्ट सिटी से आपने उठाया, यहाँ से आप इसको लेके गए, यही आपको साउथ नॉर्थ साउथ कौन सा है, श्रीनगर टू कन्याकुमारी। तो इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं कि भाई क्या जो हाईवे प्रोजेक्ट है वो कैसे हैं। इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन, जनरली हम इसको बार बार पढ़ते हैं तो एक आइडिया रहता है, पर फंस आप यहाँ जाता है क्योंकि नाम इतने मिलते जुलते थे। सूरत भी गुजरात में है, पोरबंदर भी गुजरात में है, सिलचर और आपसे पूछा गया, आप कंफ्यूज हो सकते थे डिब्रूगढ़ के साथ। तो वो क्वेश्चंस ऐसे आप पूछे जाने जो थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाए, तो वहाँ थोड़ी सी जो बेसिक सेक्टर्स हैं उनके बारे में हमें क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। और ये रहा आपका BCIM कॉरिडोर, ये आपका जो इंडिया म्यांमार ट्राइलेटरल हाईवे जो बन रहा है तीन देशों के बीच का, वो ट्राइलैंड, ये वो हाईलैंड जो ये वो आपका हाईवे है जो अब आगे दिल्ली से भी कनेक्ट होगा, मोड़े से ही गुजरता है वो हाईवे भी। अगला क्वेश्चन हम देखें, स्टैटिक था, काफ़ी कह सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन था आउट ऑफ द बॉक्स, इसलिए कि जनरली इतने फैक्चुअल क्वेश्चन UPSC नहीं पूछती। दो तीन फैक्चुअल क्वेश्चन पर आए हैं। होम गार्ड्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, इंटरनल सिक्योरिटी के आस्पेक्ट में आते हैं हम, होम गार्ड्स को पढ़ते हैं थोड़ा बहुत वहाँ कि होम गार्ड्स का क्या काम होता है।
अब इन जनरल होमगार्ड्स का काम क्या होता है, किस चीज़ के अंदर उन्हें रेज किया जाता है, कहाँ वो बटालियन बनती है, किन एरियाज में वो काम करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ खास बात ये कि दे आर रेज्ड, यहाँ स्टेटमेंट को इन डेप्थ पढ़ने की बहुत ज़रूरी है। होम गार्ड्स आर रेज्ड अंडर द होम गार्ड एक्ट एंड रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, दूसरी स्टेटमेंट पे आइए, रोल ऑफ होम गार्ड्स इज टू सर्व एज एन ऑक्सिलरी फोर्स। अब ऑक्सिलरी फोर्स क्या होता है, जो एक सहायता करता है एडिशनल सपोर्ट के लिए। हम हिंदी में जाए तो यहाँ पर दिख जाएगा सहायक बल। ठीक है, टू पुलिस इन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। तीसरा आप देखो, टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड कोस्टल एरियाज, द बॉर्डर विंग होम गार्ड्स बटालियंस हैव बीन रेज्ड इन सम स्टेट्स। देखो, होम गार्ड के बारे में कोई भी डिटेल में जाके ऐसे नोट्स में पढ़ता नहीं है, ना ही कोई सुविधाएं दी जाती हैं उसके लिए, क्योंकि जनरली इतना कितना आप पढ़ोगे, आप चार्टर तो पढ़ोगे नहीं, वेबसाइट पे विजिट की हो तो की हो, अदरवाइज जनरली लोग इस चार्टर को नहीं पढ़ते, कोई पढ़ के नहीं गया होगा, ऐसा अनुमान आप लगा सकते हैं। 70% लोगों तो नहीं पढ़ा होगा 80% में। तो ये क्वेश्चन फिर कैसे देखा जाए, देखो होम गार्ड का काम जनरली क्या है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रही है कि भाई इसका काम है, हमें पता है होम गार्ड एक सिक्योरिटी एस्पेक्ट पे काम करते हैं जो इंटरनली देखते हैं, यानी लोकल लेवल पे। इट इज़ नॉट अ सेंट्रल थिंग। जब लोकल लेवल की चीज़ है, लोकली ही इसका काम होता है, कभी पुलिस के साथ काम कर लिया, कभी डिजास्टर मैनेजमेंट में कुछ काम आ गए, कभी आपको दिखेंगे कभी सिक्योरिटी एस्पेक्ट देख लिया, पहरेदारी का काम देख लिया। तो होमगार्ड को जब लोकलाइज काम करना है तो लोकल काम स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएगा या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगा। और हमें पता है पुलिस किसके अंदर आती है, पुलिस आती है स्टेट लिस्ट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है उसकी रूल मेकिंग। तो ऑब्वियसली जो होमगार्ड होगा, इन जनरल आप कह सकते हो ज़रूर ये भाई स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आना चाहिए। और पहला स्टेटमेंट कह रही है रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, विच मेक्स इट अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो पहला तो गलत हो गया। हम ऐसा अनुमानित रूप से भी कह सकते हैं अगर आप जनरली भी सेंस लगाएं, तो अगर आप यहाँ टाइम देते तो क्वेश्चन बन जाता। अगला देखें, द रोल ऑफ होम गार्ड इज टू सर्व एज ऑक्सिलरी फोर्स टू पुलिस द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। हाँ, अक्सर वो यही काम करते हैं, जो आंतरिक सुरक्षा होती है किसी भी इलाके की, वहाँ पुलिस को अगर और ज़रूरत है सिक्योरिटी की या एस्पेक्ट जिन पे काम करना है, तो अक्सर वहाँ पर आप देखते हो कि पुलिस को बुलाया जाता है, होमगार्ड को रखा जाता है पुलिस के साथ में। सो ये स्टेटमेंट इज अगेन करेक्ट, टू इज करेक्ट। सो then we reach the third statement. To prevent infiltration in international borders and coastal areas, the border wing home guards battalions have been raised in some states. कुछ राज्यों में, सभी स्टेट की बात नहीं की है, पूछा गया कुछ राज्यों में क्या बैटालियंस बनाए गए हैं ताकि जो इन्फिल्ट्रेशन है उसको रोका जा सके। तो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में आप उम्मीद कर सकते हो कि ऐसा हुआ होगा, होम गार्ड्स वहाँ पे उन एरियाज पे काम करते होंगे, तो और करते भी हैं। तो जनरली सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो इट मीन्स हमारा आंसर होता है केवल दो, ओनली टू, बिकॉज वन इज रॉन्ग, बाकी तो सही है। अब भाई पता कैसे लगे सही है गलत है, तो देखो अगर आप होमगार्ड की वेबसाइट पे जाते हो तो आपको वहाँ दिखता है कि रेज किए जाते हैं अंडर होम गार्ड्स एक्ट एंड रूल्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, इसके अलावा मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल की ऑक्सिलरी है जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ को सपोर्ट करती है ताकि इन्फिल्ट्रेशन रोकी जा सके इन एरियाज़ में, इन कोस्टल एरियाज़ में। तो पता लगता है दोनों स्टेटमेंट तो भाई एक तो सही है, और ऑक्सिलरी बल का काम भी करती है, भी लिखा गया है हमारे पास, और इवन दे आर अंडर स्टेट या यूटी लॉज। तो हमें पता है कि भाई दो स्टेटमेंट सही थे और तीसरा गलत था। अगर आपने बेसिकली वेबसाइट विजिट ना की, तो जनरली लोग नहीं करते हैं, तो भी आपसे क्वेश्चन हो जाता है अगर आप इस पर थोड़ा सा एक क्वालिफाइड गेस या एजुकेटेड अगर आप एनालिसिस करके तो लगाते। तो जो इसकी वेबसाइट पे पहला आर्टिकल है वो यही कहता है कि इसका काम क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, और जो इमरजेंसी आती है चाहे एयर रेड हो गई, साइक्लोन, अर्थक्वेक, एपिडेमिक, इन सब में काम करते हैं, और जहाँ और भी वेलफेयर एक्टिविटीज़ होती है वहाँ भी असिस्ट करने में होमगार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक वॉलंट्री फर्स्ट फोर्स थी इंडिया में जो कि 1946 से कार्यरत है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाने की आप शुरुआत देख रहे हो। तो इसका मतलब जो भी की बॉडीज़ हैं उनका जो प्रोविज़न है, अगर आपको ये आइडिया रहता कि भाई पुलिस किसके अंदर आती है, स्टेट या सेंटर के अंदर, वो किसके अंदर ऑपरेट करते हैं, तो मे बी आपके लिए थोड़ा और इजी हो जाता है इस क्वेश्चन को इस तरह से आंसर करना। तो वो डायमेंशन अगर हम देखें, जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, कोई टॉपिक न्यूज़ में आता है, कर्नाटका में इलेक्शंस हुए या कोई डिजास्टर आए, उड़ीसा में आए थे इस बार फिर, तो वहाँ होमगार्ड्स का रोल बढ़ते हुए दिख रहा है हमें। अगर हम यहाँ से बैठ के देखें तो मेरे लगा हाँ ये भी पढ़ लेना चाहिए था, वेबसाइट पर जाके इसके नोट्स बना लेने चाहिए थे। लेकिन कुछ टॉपिक्स हमेशा ऐसे होंगे जो बनने वाले होंगे, लेकिन आपको बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किसके अंदर क्या आता है, कौन किसको गवर्न करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्थ किवू एंड इतुरु
नगार्नो कराबाग, खैरसन एंड जाफोरिजिया। अगेन ये सारे टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में रहे थे, बार बार रिपीट किया गया था प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, हमने कई बार मेंशन किया था क्लासेस में भी और यूट्यूब पे भी कि आपको ये पढ़ने चाहिए, लोकेशन से ही जनरली क्वेश्चंस आए हैं इधर से। तो अगर आप कीवू के बारे में जानते हैं तो कीवू क्या आपको अर्मेनिया अजरबैजान में था? नहीं, वो जगह जो अजरबैजान अर्मीनिया के बीच में युद्ध की वजह से काफ़ी सुर्खियों में रही, काफ़ी समय तक रही, वो थी नगार्नो कराबाख, वो थी अर्मीनिया अजरबैजान के बीच में। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया, दूसरा स्टेटमेंट गलत ही हो गया, बची तीसरी स्टेटमेंट खेरसन और जफोरिसिया। जपोरिजिया और खेरसन काफ़ी समय कल परसों भी न्यूज़ में रहे। रशिया की आर्मी बॉम्ब गिरा रही है, यूक्रेन के साथ विवाद है, तो ये रशिया यूक्रेन के बीच की जगह है, ना कि इसराइल लेबनान। तो हमें पता लगा कि भाई इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, डी इज द करेक्ट आंसर। अगेन अगर आपने लोकेशनल नहीं किया, टॉपिक न्यूज़ में थे काफ़ी ज़्यादा, ये इट्स एन ईजी क्वेश्चन टू लुक एट। और अगर आपने लोकेशन पर काम किया है तो यहाँ नगार्नो काराबाग अर्मेनिया अजरबैजान के बीच की स्थिति थी, ये आपका कॉन्गो का इलाका, और जहाँ आपके ये रहा वो इलाका कीवू का, नॉर्थ कीवू, साउथ कीवू, ना कि वो आपके लेबनान या इराक के आसपास नहीं आते हैं। ये रहा आपका वो इलाका खैरसोन और लेपोज एरिया। यहाँ आपको डोनेस्क भी दिख रहा होगा, जिसको डोनबास का इलाका भी कहते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आया है, यूक्रेन पे काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, इट इज़ बीन इन न्यूज़ थ्रू आउट दीज मंथ्स। तो जनरली भी अगर आप उस हिसाब से देखो तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में हो सकते थे। अब देखिए ये क्वेश्चन, अगेन इट्स वेरी फेयरली सिंपल स्टेटमेंट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। कैसे? इसराइल हैज एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद सम अरब स्टेट्स। कुछ अरब स्टेट्स की बात की है, सम। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, अरब पीस इनिशिएटिव, एपीआई मान लेते हैं इसको, तो तत्काल वॉज मीडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया एंड वॉज साइंड बाय इसराइल एंड अरब लीग। हमें पता है कि इसराइल और अरब के बीच में 36 का आंकड़ा चलता रहता है, कोई बातचीत विशेष हो नहीं पाती, बहुत समय तक नहीं हो पा रही थी। रिसेंटली एक चीज काफी न्यूज में रही थी, वो थी अब्राहम अकॉर्ड्स, जो अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद बनी थी, जहाँ यूएई, बहरीन ऐसी कंट्रीज ने आके डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने स्टार्ट किए इसराइल के साथ, जो पहले डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिल्कुल नहीं रखते थे इसराइल के साथ। तो ये चीज़ हुई, हमें पता है कि भाई चलो कुछ देशों ने तो बनाए हैं इनके साथ संबंध। अगर मैं करंट अफेयर्स में पढ़ा तो आपको पता है पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे में आप फंस ये जाएंगे, क्या ये अरब पीस इनिशिएटिव इसी अब्राहम अकॉर्ड्स का पार्ट था या ये किसी और अब्राहम अकॉर्ड पीस इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं? तो जनरली अगर आपकी हिस्ट्री थोड़ी सी क्लियर है आईआर में भी, तो फिर जो अरब पीस इनिशिएटिव था ये असल में शुरू किया गया था कि किसी तरह इसराइल अरब देशों के साथ एक पीस ट्रीटी साइन कर ले और पैलेस्तीन को वो आज़ादी दे, एक तरह से, जिसका इसराइल ने भर भर के विरोध किया था, हाल तक विरोध किया था। जो अब्राहम अकॉर्ड्स है, दीज आर सेपरेट थिंग्स, दे आर नॉट रिलेटेड टू दिस एस्पेक्ट, दिस इज अ वेरी डिफरेंट इनिशिएटिव जो अलग से चला था, जिसको कभी इसराइल ने माना ही नहीं था। दिस मेक दिस स्टेटमेंट रॉन्ग। लेकिन अब पूछा यह जा रहा है कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, विच डज नॉट मेक एनी सेंस। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नो बोथ आर नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट, विच इज द राइट स्टेटमेंट। तो ये जो अब्राहम पीस अकॉर्ड्स थे, ये उससे अलग एक डिफरेंट एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। जो अरब पीस इनिशिएटिव था, लगातार इसको इसराइल ने रिजेक्ट किया, लगातार रिजेक्ट किया, जबकि 2007 में फिर इसको रिजेक्ट किया, 18 में फिर रिजेक्ट किया। तो लगातार इसराइल ने इसको रिजेक्ट किया ही किया, कभी साइन नहीं किया। और आप ही सोचो, अगर कोई पीस इनिशिएटिव इसराइल साइन कर दे तो समस्या ही सॉल्व हो जाए फिर तो मिडल ईस्ट की मेजरली। तो वो तो कभी हुआ नहीं। लेकिन अब्राहम अकॉर्ड्स जो न्यूज़ में थे, दे आर सेपरेट थिंग, जहाँ यूएस ने मीडिएट किया था और कुछ देशों के साथ अंततः आकर इसराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बन गए, विच वी नीड टू बी वेरी क्लियर ऑफ। आगे देखते हैं खेल पुरस्कारों के संदर्भ में। अगेन ये क्वेश्चन कुछ दिनों से, कुछ समय से यूपीएससी के फेवरेट बने हैं। जनरली वैसे क्वेश्चन नहीं पूछते थे, ऐसे क्वेश्चन एसएससी में आने वाले क्वेश्चन थे, जनरली हम उनमें कैटेगराइज करते थे। पर अब आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई कौन सा स्टेट, कौन से स्पोर्ट जो है वो न्यूज़ में है, स्पोर्ट्स के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो होनी आवश्यक है, तभी जाकर आपका पूरी तरह से कंट्रोल इन टॉपिक्स पे बन पाएगा। अब क्योंकि यहाँ जो नाम आपको दिख रहे हैं उनमें आपको दिख रहा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। अब इनमें कितने स्टेटमेंट सही हैं हमें ये बताने, हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं या ऊपर से करें, डिपेंड करता है आपके ऊपर। पहला जो सबसे बड़ा फेमस अवार्ड है वो है खेल रत्न अवार्ड। खेल रत्न अवार्ड
काफ़ी न्यूज़ में रहा था, इसका नाम बदला गया था। पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, फिर इसका नाम बदल के क्या किया गया था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड न्यूज़ में रहा था। खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है जो बहुत मतलब विशिष्ट खेल के क्षेत्र में कार्य करते हैं। लेकिन जहाँ आप फंसते वो ये है कि भाई इसमें एक शब्द लिया गया है फॉर ए पीरियड ऑफ लास्ट 4 years, इज इट सो? ये किसी को भी मिल सकता है। तो अगर आपने इसको पढ़ा हो और वो जब न्यूज़ में था टॉपिक, तो आप उस पर जाओ भी तो वहाँ दिखता है कि हाँ, पिछले 4 years के अंदर ही जो न्यूज़ में हैं उन स्पोर्ट्स पर्सन को ही अवार्ड दिया जाता है, विच मेक्स द फर्स्ट वन अ करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड देखते हैं, अर्जुना अवार्ड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट। हमें पता है कभी क्रिकेटर्स को, कभी टेनिस के प्लेयर्स को जो खेल रहे होते हैं, दे आर क्वाइट यंग, दे गेट अर्जुन अवार्ड्स। तो अर्जुन अवार्ड हमें पता है, अर्जुन पुरस्कार सबको मिलता है। तो अर्जुन अवार्ड जब नॉर्मली मिलता ही मिलता है स्पोर्ट्स पर्सन को काफ़ी कम टाइम के लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट वाली बात तो फिर यहाँ पर गलत हो गई। तो इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। वो भी अगर आप बेसिक सोचें तो आपको आइडिया लग जाएगा। अर्जुन अवार्ड अक्सर खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया जाता है, न्यूज़ में रहती है चीज़ें, और वो कोई लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसा नहीं है। जो एक्टिव प्लेयर्स हैं अक्सर उन्हीं को दिया जाता है। आगे बात आती है द्रोणाचार्य अवार्ड की। द्रोणाचार्य अवार्ड नाम से पता है, द्रोणाचार्य गुरु थे महाभारत में। तो द्रोणाचार्य जब हम अवार्ड की बात करें तो इनमें अक्सर जो कोचेज हैं उनको ही पुरस्कृत किया जाता है। तो यहाँ पर जो सक्सेसफुली ट्रेन किया उनकी बात की जा रही है। कोचेस के बारे में पता है, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ऑब्वियसली ये उससे संबंधित है। चौथा जो अवार्ड है जो न्यूज़ में नहीं रहता है अक्सर, वो है राष्ट्र खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो असल में ये चारों जो चीज़ें हैं, पीआईबी हर साल जब अवार्ड्स की लिस्टिंग होती है तो लिस्ट देती है कि भाई कौन 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 किसको अवार्ड दिए गए, किस क्षेत्र में दिए गए। टू रिकॉग्नाइज, जो ऑप्शन है वो ये, टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय स्पोर्ट्स पर्सन इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट। तो ये कहा जा रहा है, जैसे आपने सचिन तेंदुलकर की बात कर ली या पीटी उषा की बात कर ली, इनको अगर आप अवार्ड देना चाहो तो आप इनको राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दोगे। जो लगता तो है कि शायद सही हो, पर अगर आपने उस लिस्ट को पढ़ा हो तो खेल प्रोत्साहन पुरस्कार अक्सर उन प्राइवेट निजी कंपनियों को भी दिया जाता है जो खेल के क्षेत्र में बहुत काम करती हैं, जो खेल को प्रोत्साहित करते हैं, खिलाड़ियों को और खेले, उनको पुरस्कार देके उनके लिए स्टेडियम्स ऐसी सुविधाएं मुहैया करा के। तो असल में ये रिटायर खिलाड़ियों के लिए नहीं है, बल्कि उन चीज़ों को भी दिया जाता है। सो इट मीन चौथा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, विच मीन्स ओनली 2 आर करेक्ट, विच इज बी, ओनली 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स आर देयर इन क्वेश्चन नंबर 55। देखिए, अगर आपने अभी तक देखा ट्रेंड स्पोर्ट्स वाला भी, इट इज़ लाइक अगर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी कम है, अब जैसे ये क्वेश्चन था, यहाँ आपको नहीं पता खेल प्रोत्साहन पुरस्कार क्या होता है, तो आप शायद टिक मार के चले आओ तो आप फंस जाओगे। जनरली ए बी का जो पहले आता था कि 1 and 2, 1 2 and 3, 1 2 3 and 4, वैसे क्वेश्चन इस साल नहीं दिख रहे हैं। वैसे क्वेश्चन एलिमिनेशन को काफ़ी ईजी बना देते हैं। अब एलिमिनेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया आपको। वो जो 75% या 50% का आपको पता होता था, आप उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करते थे। इट गेट्स अ बिट मोर ट्रिकी, यू नीड टू नो अ बिट मोर टू बी करेक्ट इन योर अप्रोच एंड अटेम्प्ट द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44th चेस ओलंपियाड की बात हो रही है। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट चेस ओलंपियाड वॉज हेल्ड इन इंडिया। काफ़ी न्यूज़ में था ये, जो इनमें इनका एक आइकन था, एक घोड़े को बनाया गया था, थम्पी नाम था उनका, तो वो बिल्कुल थम्पी, सॉरी, वही ऑफिशियल मॉस्कोट थे। और इंडिया में पहली बार चेस ओलंपियाड हुआ था इस बार। और कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था, तिरुवनंतपुरम में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, कहाँ हुआ था? आइडिया है आपको कुछ? काफ़ी इंटरनेशनल न्यूज़ बनी थी इसमें। तो बिल्कुल ये पहली बार इंडिया में हुआ था, ऑफिशियल मास्कोट थम्बी भी था। अब आगे के 2 क्वेश्चन देखिए। विनिंग टीम जो ओपन सेक्शन में है उसको वेरा मैंचिक कप दिया गया था, जो वुमेन सेक्शन में थी उनको हैमिल्टन रसल कप दिया गया था। ये 2 स्टेटमेंट सही करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ट्रॉफी का नाम क्या था, ओपन वाली और वुमेन वाली। जो कि इन्होंने ये नाम थोड़े पलट दिए हैं, नाम तो यही है, लेकिन ये जो था, ये हैमिल्टन रसल कप, ये था ओपन वालों के लिए, और वेरा मैंचिक कप था वुमेन सेक्शन के लिए। तो दे हैव फ्लिप्ड दीज 2 स्टेटमेंट्स, और ये 2 स्टेटमेंट फ्लिप हो गए, दोनों गलत हो गए। तो ओनली 2 क्वेश्चन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, विच इज बी इज योर आंसर। पर समझने वाली बात यह है कि यूपीएससी ने क्या हमारे साथ कोशिश की है दिमाग के साथ खेलने की, कि अगर आप डेप्थ में क्लैरिटी नहीं रखते किसी टॉपिक के बारे में, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। करंट अफेयर्स स्टिल उतने विवादास्पद नहीं थे, फैक्चुअल थोड़े थे इस बार, बट हाँ, ऑप्शन उसके थोड़े ज़्यादा आपको चाहते हैं क्लैरिटी के साथ आंसर करने की स्थिति में रहना। 57 में देखिए, डोनबास, काचिन, टिग्रे, ये 3 इलाके, ये 3 देशों के नाम दिए, में कहाँ पर ये लोकेटेड है। लोकेशन से लगातार क्वेश्चन आए हैं, लगातार विवाद था। अब जैसे हम बात करें, पहला डोनबास का रीजन क्या सीरिया में है। हमने देखा अभी डोनबास या डोनास्क
डोनबास का रीजन जो कहाँ पर है, कहाँ देखने को मिला था कुछ क्वेश्चन पहले, यूक्रेन में। तो एक ही क्वेश्चन अगर आपने सही किया तो आप बाकी के भी कुछ चीज़ों को, कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट ज़रूर कर सकते हो। सो इट मीन्स 1 इज़ रॉन्ग। सो पहला गलत है। दूसरा देखते हैं, काचिन क्या इथोपिया में है? काचिन असल में बिल्कुल पड़ोस में इंडिया के, ये म्यांमार के पास है, ना कि इथियोपिया में। ये भी गलत हो गया। हालांकि टिग्रे जो है वो अफ्रीका में सिचुएटेड है और ये बिल्कुल भी यमन का पार्ट नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। मतलब डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आप कहोगे कि सर ये सारी चीज़ें हमें पता कैसे चलेंगी, क्योंकि यहाँ बहुत दिन से विवाद था काचिन में भी, और यहाँ लगातार बातें चल रही थी। देखो ये 3 ऑप्शन में डोनबास तो पता होना चाहिए। टिग्रे टिग्रे भी बार बार न्यूज़ में रहा था, टिग्रे के ऊपर काफ़ी बातें की गई थी, बहुत विवाद रह रहा था वहाँ, जहाँ इथियोपिया और इरिशिया के बीच में लगातार विवाद था टिग्री रीजन को लेकर। न्यूज़ में थी, करंट अफेयर्स में आ रही थी चीज़ें, अगर आपने पढ़ा हो तो एडिटोरियल्स भी आए थे काफ़ी इसके ऊपर। तो ये तीनों रीजन न्यूज़ में थे। ये रहा आपका कैचिन स्टेट, ये रहा आपका डोनबास, वो तो आपको पता ही होना चाहिए यूक्रेन में था। ये तो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको कि इतना इंपॉर्टेंट प्रेवलेंट क्वेश्चन आप मिस करो, क्योंकि जनरली सबको पता था। जो क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर, काचिन वाला इलाका थोड़ा शायद ना क्लियर हो, लेकिन जो आपका टिग्री रीजन था ये भी न्यूज़ में था, विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था यहाँ, और कैसे इस एरिया को टोटली वर्ल्ड ओवर इग्नोर किया जा रहा था। इसलिए इस चीज़ ने काफ़ी न्यूज़ बनाई थी, काफ़ी माइग्रेशन या रिफ्यूजी क्राइसिस यहाँ पर आपको देखने को मिल रही थी, इसलिए ये जगह भी काफ़ी समय न्यूज़ में रही है। आगे हम देखें तो फिर ये क्वेश्चन है, चैड, गिनी, माली एंड सूडान कॉट द इंटरनेशनल अटेंशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन कॉमन टू ऑल ऑफ देम। ये कुछ कंट्रीज हैं, जनरली अफ्रीकन कंट्री सारी, इनमें ये कुछ चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय अटेंशन मिला था। उनमें क्या प्रमुख वजह थी जो सब में कॉमन है? डिस्कवरी ऑफ रिच डिपॉजिट्स ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चाइनीज मिलिट्री बेसिस, साउथवर्ड एक्सपेंशन ऑफ सहारा डेजर्ट, या सक्सेसफुल कू। अब देखो, रेयर अर्थ मिनरल्स जो है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं RRE, अक्सर इन पे चाइना का पूरा प्रभुत्व है और कंट्रीज ढूंढ रही हैं और एरियाज, और अफ्रीका में कई संसाधन हैं। लेकिन क्या चैड और गिनी में सुना था आपने ऐसा कुछ, या माली में? सूडान हमने सुना कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारा है, विवाद की स्थिति है, और माली में भी सेम यही चल रहा था। चाइनीज मिलिट्री बेसिस हमें चैड में सुनने को तो नहीं आई, ना ही हमने सुना कि वहाँ कोई जो आपका सारा डेजर्ट है वो एक्सपेंड कर रहा है। रैदर जो चीज़ें न्यूज़ में इनको लाती हैं वो है कू। मिलिट्री ने कई सारे कू किए इस इलाकों में, क्योंकि यहाँ सारी जगहों पर क्या थी, इंस्टेबिलिटी थी। जहाँ इंस्टेबिलिटी होती है वहाँ पे मिलिट्री उसका फ़ायदा उठाती है, तख्ता पलट करती है, और इन सभी राज्यों में, इन सभी देशों में तख्ता पलट की स्थिति बनी और वहाँ पर कब्जा आ गया। और एक आर्टिकल बेसिकली आया भी था, माली, गिनी, बुर्किना फासो और इस पास के इलाकों में, सूडान में, वेस्टर्न अफ्रीकन रीजन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जो फोर्सेस डिप्लॉय किए थे नेटो ने, या जो इस्लामिक स्टेट है, जो यहाँ पर इंस्टेबिलिटी है गवर्नमेंट में, जो भुखमरी की स्थिति है, इनकी वजह से यहाँ लगातार जो मिलिट्री है वो टेक ओवर कर लेती है। तो ये आस्पेक्ट है जो हमें दिख रहा है कि ये एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से इसका आंसर होना चाहिए डी, यानी मिलिट्री कूज। काफ़ी ज़्यादा कू यहाँ पर हुए हैं हाल के समय में, बहुत रिसेंटली। क्वेश्चन भी कह रहा है इन द रिसेंट ईयर्स, तो वहाँ से ये क्वेश्चन कू वाला ऑप्शन सही जाता हुआ दिख रहा है। तो अगेन टॉपिक 1 इज इन न्यूज़। आगे देखते हैं क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। अब खास बात यह है, यहाँ पूछा गया वन ऑफ द, यानी इट इज़ एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं। याद रखिए, जब भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट आए, जैसे क्या ये चीज़ बाइंडिंग है, क्या यहाँ इतने लोग रहते हैं, क्या इतना % शेयर इसका है, वहाँ पर आपको सतर्क होना पड़ेगा। एक्सट्रीम स्टेटमेंट अक्सर जो होती है हमें चौंकाने के लिए होती है, तो वहाँ उन पर ध्यान देना चाहिए। एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है, वन ऑफ द बोला गया है, तो तीसरी हो और पाँचवीं हो, वो भी कहोगे ना, वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर्स, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। तो स्विट्जरलैंड हमें पता है उस इलाके में एक कंट्री मानी जाती है जहाँ पे हाँ इट हैज़ बीन वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स। स्विट्जरलैंड इज द सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पूछा जा रहा है सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व, कैसा गोल्ड रिजर्व भाई, मैन्युफैक्चरिंग वाला या खरीदा हुआ, ये भी बातें आती हैं। और इधर जो स्विट्जरलैंड वो नहीं है, यहाँ पर दूसरी जर्मनी, US के आसपास कम कंट्रीज आती हैं। ये स्टेटमेंट गलत है, तो यानी हमारा ऑप्शन होता है 1 इज़ करेक्ट, 2 इज़ इनकरेक्ट। बट इट इज़ बीन अ टॉपिक विच वॉज अगेन गोल्ड के बारे में। बात ये थी कि जो डॉलर था, हाल में डॉलर काफ़ी कमज़ोर हो रहा था, अमेरिका के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वित्तीय संकट थोड़ा सा है, और जो रशिया के साथ विवाद था, इंडिया का भी या रशिया का भी, वो ये था कि करेंसी, वो कहते हैं हम इंडियन रुपीज़ में आप सामान नहीं ले सकते क्योंकि खर्च कैसे करें। तो डॉलर की जो वैल्यू रहती है ग्लोबल करेंसी की, उसके बदले में गोल्ड में डीलिंग्स कुछ देशों ने स्टार्ट कर दी थी, तो इसलिए गोल्ड की रेलेवेंस और प्राइस सब बढ़ गई थी।
तो जिन देशों में गोल्ड था रिजर्व वो और इम्पॉर्टेंट थे, और जो स्पेसिफिकली जहाँ पर कॉमर्शलाइज वाला गोल्ड था, ना कि इंडिया में गहनों वाला नहीं, तो वहाँ इसका और एक डायमेंशन आगे बढ़ जाता है। ये चीज़ है जो समझने वाली थी कि गोल्ड से रिलेटेड एस्पेक्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपको फिर एक बार पूछा गया। तो यहाँ लगी अगेन इट्स वेरी जर्नल क्वेश्चन ऑन गोल्ड। आगे देखते हैं। Recently, all the countries of UN have adopted first ever compact for international migration, the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. याद रखिए, फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, एंड ऑल द कंट्रीज। दिस स्टेटमेंट मेक्स इट अ बिट डाउटफुल, बहुत एक्सट्रीम, सबने ही कर लिया है। दूसरा, ऑब्जेक्टिव एंड GCMR बाइंडिंग, अगेन बाइंडिंग है। हमें पता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद रेयरली ही चीज़ें आई हैं जो बाइंडिंग नहीं है। हमें पता है जो SCGs हैं और जो CHCs हैं उनमें इतनी तबाही मची कि भाई इनको कैसे बाइंड किया जाए, देश मानने को तैयार नहीं है। तो अगेन एक आए और इतना नॉर्मल सा रहे, इसके ऊपर इतनी बात ना हो, संभव ही नहीं है। तीसरा, GSM एड्रेसेस इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनली डिस्प्लेस पीपल इन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट। जो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब मान लो लोग आपके यूपी या बिहार से मुंबई चले गए या दिल्ली आ गए, तो इट इज़ ऑल्सो कवरिंग दैट एस्पेक्ट। इस स्टेटमेंट में अब देखते हैं क्या, 1 करेक्ट, ओनली 2, ऑल 3 नन। पहली बात, यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन है, ग्लोबल एस्पेक्ट्स पे बात हो रही है। आपको लगता है कि भाई वहाँ वो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट देख पाएंगे दुनिया भर की कंट्रीज का? नहीं, ये स्टेटमेंट तो गया भाई। दूसरा, बाइंडिंग तो होगा नहीं, हमें पता है बाइंडिंग होता है तो अब इतनी न्यूज़ बनती है, और कोई भी UN की कंट्रीज सारी कुछ बाइंडिंग ले ले, पॉसिबल ही नहीं है चीज़ों को। दूसरी भी गलत है। पहली देखो तो सारी की सारी कंट्रीज ने क्या इस पर साइन कर दिया ऑलरेडी? क्या सब कंट्रीज हैं? हमें पता है। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता, इवन देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड से डी नन ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर ऑन द बेसिस ऑफ दैट नॉलेज, दैट ये एस्पेक्ट यहाँ पर रह सकता है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। और ये टॉपिक ऑब्वियसली इस क्या नॉट अ टॉपिक विच इज़ दैट मच इन न्यूज़, और डायरेक्टली इसके बारे में आपने शायद कम पढ़ा हो, पर अगर आपने क्वेश्चंस को स्टैटिस्टिकली पढ़ा है, अभी मैं आपको बोलूँ कि भाई बाइंडिंग आपको लगता होगा कोई UN की कन्वेंशन अभी, और आपने ना पढ़ा हो, इतने टाइम से तैयारी कर रहे हो, न्यूज़ में ना रहा हो। बाइंडिंग बहुत रेयर चीज़ें होती हैं, रेयर चीज़ें हम पढ़ते हैं, तो इसीलिए हमें पता है ये तो नहीं होगा, और इंटरनल माइग्रेशन नहीं होगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो क्वेश्चंस आर स्टिल डूएबल। अब कुछ कंट्रीज़ की बात आ गई है, इनसे पूछा गया इनमें से कौन सी कंट्रीज़ यूक्रेन के बॉर्डर के पास लगती हैं। आप देखो, यूक्रेन से अभी तक हमने देखे 4 क्वेश्चन, सीधा सीधा 4 क्वेश्चन में यूक्रेन का जिक्र है। इतना बड़ा विवाद है यूक्रेन का, और यूक्रेन के मैप को अगर आप पढ़ के नहीं गए, ब्लैक सी के आसपास की रीजन को आप पढ़ के नहीं गए, रशिया के आसपास की चीज़ों को पढ़ के नहीं गए, तो बहुत बड़ी गलती की। और अगर आपने हमारा वो वीडियो भी देख लिया था जहाँ हमने सारी लोकेशंस को इन डेप्थ डिस्कस किया था, तो ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट वहाँ से बन जाते हैं। क्लासेस में भी हमने डिस्कस किया है। सो ओवरऑल अगर आप देखें, सिर्फ हमारे ही नहीं, आप जनरली भी देखो तो इस यूक्रेन काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, काफ़ी टाइम से लोग एक्सपेक्ट करे थे। इट इज़ ऑन, यू कैन से एक्सपेक्टेड लाइन्स। ये देश हैं बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लैटविया, लिथियना और रोमानिया। इनमें से कौन सी कंट्रीज़ की सीमा लगती है यूक्रेन के साथ? और हमें अगर हम देखें तो हमें पता है रोमानिया और हंगरी वो कंट्रीज जिनकी सीमा लगेगी, तो ओनली 2 इज़ द करेक्ट आंसर। बट अगेन यू हैव टू बी वेरी श्योर दैट यू आर अवेयर ऑफ द बाउंड्री। यहाँ रोमानिया की बाउंड्री लग रही है, ठीक है, यहाँ हंगरी की बाउंड्री लग रही है, दिख रहा है। तो बाकी जो देश है यहाँ पर आप देखो, लैटविया, चेक रिपब्लिक, बल्गेरिया, लुधियाना, तो वो नहीं, वहाँ उनकी बाउंड्री आसपास नहीं लगती। इट्स अ क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, सिंपल ईजी, क्योंकि इतने टाइम्स न्यूज़ में है। यहाँ पे क्वेश्चन आया आपका, यहाँ क्वेश्चन आया मेरियोपोल पे, आपका डोनबास पे क्वेश्चन आ गया, 1 2 3 हर रीजन से क्वेश्चन आ गया भाई। यहाँ वाली कंट्री के बारे में पूछ लिया, इनके बारे में, तो 1 2 3 हर दिशा से यूक्रेन पे क्वेश्चन आया है। इट शोज़ की इट्स लाइक ईजी पिकिंग। 8 नंबर आपको मिलने वाले थे, यूक्रेन दिला देता। तो वो ध्यान रखना ज़रूरी है। लोकेशन, कॉन्फ्लिक्ट जोन इन इंटरनेशनल रिलेशंस हैव टू बी रेड एट एनी कॉस्ट। करंट अफेयर्स में वो ईजी पिकिंग से उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आगे देखते हैं। इंडियाज़ पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकसेस ऑन क्यूरेटिव केयर विद लिमिटेड प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर। जो भारत की सार्वजनिक यानी सरकारी हेल्थ केयर का सिस्टम है, उसमें आप फोकस करते हो क्यूरेटिव केयर पर और प्रोमोटिव और रिहेबिलिटेटिव केयर के ऊपर, जो बिल्कुल सही स्टेटमेंट हमें प्रतीत होता है। दूसरा देखिए, इंडिया का डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है हेल्थ केयर को लेकर। स्टेट रिस्पॉन्सिबल है हेल्थ सर्विसेज को
ऑर्गेनाइज करने के लिए। देखिए यहाँ पर बात है कि क्या जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है क्या वो क्यूरेटिव केयर पर फोकस करता है, इसीलिए उसको डिसेंट्रलाइज किया गया है क्या? कि अगर ये इस तरह का काम नहीं करता, रिहेबिलिटेटिव केयर पे काम नहीं करता, तो क्या स्टेट्स को हेल्थ की अप्रोच नहीं दी जाती? क्या स्टेट उसके ऊपर काम नहीं करते? तो स्टेटमेंट तो दोनों करेक्ट लग रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये विद पिंच ऑफ सॉल्ट देखना पड़ेगा कि भाई यूपीएससी उसको कैसे इंटरप्रेट करती है। बट इन जनरल ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है ऑन देयर ओन, बट दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, तो इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन, दो बोथ द स्टेटमेंट स्टैंड ट्रू। ये एक एस्पेक्ट 95 क्वेश्चन में आपको देखने का जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी कंट्रीज कई दशकों से सिविल स्ट्राइफ और फूड शॉर्टेज से गुजर रही है और रीसेंट पास्ट में काफ़ी सीवियर फेमाइन यानी एक अकाल की स्थिति यहाँ पर दुर्भिक्ष जिसे हम कहते हैं वो आया इस इलाके में। तो अंगोला, कोस्टारिका, इक्वाडोर, सोमालिया, ये सभी देश न्यूज़ में थे काफ़ी समय से, क्योंकि वहाँ पर विवाद विरोध की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन इन सब के बाहर अगर आप देखो तो इन कंट्रीज़ में सोमालिया में जो स्पेसिफिक रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ है, सोमालिया में जो पानी की कमी हो गई है, खाने की कमी हो गई है, इसके लिए यूएन ने भी कहा था कि भाई हमें एडिशनल डोनेशन चाहिए था कि सोमालिया में जो अब ये एक फेमाइन की स्थिति है इससे लड़ने के लिए हमें एडिशनल असिस्टेंट या सपोर्ट प्रोवाइड कराना पड़ेगा, विच मेक्स सोमालिया इज द करेक्ट आंसर। और सोमालिया इज़ द करेक्ट आंसर आप देखने को मिलेगा। यूएन ने भी $2.6 बिलियन मांगे थे ताकि वो सोमालीज को सफ़र कर सके जो फेमाइन की स्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वहाँ बहुत स्थिति ख़राब हो चुकी है, जो सितंबर के आसपास ही 2022 में न्यूज़ में थी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़। और सोमालिया, देखो क्वेश्चन ये है, जनरली अगर आपको यूरोपियन कंट्रीज़ या एशियन कंट्रीज़ का नाम साथ में होता तो आप सोमालिया ईजिली आंसर कर देते, पर यहाँ आपको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की गई। भाई कोस्टारिका डाल दिया, अंगोला डाल दिया। आप सोचोगे भाई कोई, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो क्या उन रीजन्स की कोई छोटी मोटी कंट्री है जहाँ कोई बहुत बड़ा विवाद है, तो क्या स्थिति में वो फंसे हुए हैं? तो ये सब आप यहाँ से देख सकते हो। ये था आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन जो हमने डिस्कस कर लिया। रेस्ट अगले पार्ट में आप देखोगे। बट इन जनरल मैं आपको बताऊँ, करंट अफेयर्स के आस्पेक्ट में जो चीज़ें ध्यान रखने वाली थी वो थी लोकेशंस जो न्यूज़ में थे, मैप्स, और थोड़ी बहुत फैक्चुअल चीज़ें स्पोर्ट्स वाली आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे होम गार्ड्स वाला आप पढ़ रहे हो, इसलिए आप सारी की सारी गवर्नमेंट की जितनी सब एजेंसी है सबको जाकर कवर करो, स्टेट गवर्नमेंट वाली पॉसिबल नहीं है। पर आप ये ज़रूर कर सकते हो कि आपको इतना पता हो कि स्टेट या इंटरनल सिक्योरिटी किसके अंदर आती है, क्या वहाँ पर प्रोविजंस हैं। अगर ये जानकारी आपके पास है तो बाकी चीज़ें आप बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हो करंट अफेयर्स में। इस बार कम क्वेश्चन थे, क्वेश्चन थोड़े से करने लायक थे, लेकिन ऑप्शंस उनको डिफ़िकल्ट बना रहे थे। सो आई होप आपने ये जो सीखा हो, जो नए एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने, कि भाई हमें लोकेशंस पे, एरियाज़ पे, चीज़ें इन न्यूज़ पे फोकस करना, ना कि हिस्ट्री पे। इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर्स की बात मैं कर रहा हूँ, काफ़ी रीसेंट चीज़ों से ही क्वेश्चन पूछे गए। दिस इज़ बिन द ट्रेंड दिस है। तो ये था अभी की डिस्कशन। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड कीप स्टडिंग।